नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज जो पॉलिटिकल साइंस की जो लेक्चर सीरीज में, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है थॉमस हॉब्स। ठीक है, तो आज हम हॉब्स के ऊपर यहाँ पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अभी जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, किस तरीके से जो है जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, जो पूरा जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है, ठीक है, वो क्या कहता है और उसमें कौन कौन से विचारक जो हैं अग्रणी रहे, जिन्हें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को एक रूपरेखा देने में, एक नई दिशा देने में अपनी भूमिका निभाई। तो उन्हीं विचारकों में एक विचारक हैं थॉमस हॉब्स। ठीक है, तो थॉमस हॉब्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1588 में और मृत्यु हुई थी 1679 में। ये वो समय है, 1588 का वो दौर है, ये 16वीं सदी का वो दौर है जब इंग्लैंड एक बहुत बड़े गृहयुद्ध के दौर से गुजर रहा था। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा गृहयुद्ध उसमें चल रहा था। तो उन तात्कालिक परिस्थितियों में वहाँ पे हॉब्स का जन्म हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो विचारक है, कोई भी जो व्यक्ति है, उसका जो चिंतन है पूरा, वो उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ वहाँ पर उस क्षेत्र में, उस देश में, उस राज्य में कैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, किस प्रकार की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, वो सभी जो परिस्थितियाँ जो है उस विचारक के चिंतन को प्रभावित करती हैं। और ऐसा नहीं कि विचारक का अपना कोई चिंतन नहीं होता, विचारक का अपना कोई विचार, विचारक का अपना कोई विचार, अपना भी एक निश्चित विचार होता है, विचारक का अपना भी अन्वेषण होता है, अपना भी विश्लेषण होता है, अपना भी चिंतन होता है। लेकिन उसकी तात्कालिक परिस्थितियां भी उसके विचारों को क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। तो थॉमस हॉब्स का जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड की जो एक गृहयुद्ध के समय वहाँ पे हुआ था, क्योंकि जिस समय स्पेन ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया उस समय वहाँ पे गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उन्हीं परिस्थितियों में उसी समय थॉमस हॉब्स का वहाँ पे जन्म हुआ। तो निश्चित रूप से उन परिस्थितियों का भी प्रभाव थॉमस हॉब्स के विचारों पर पड़ा। तो जैसा कि हमने इससे पूर्ववर्ती विचारकों के बारे में पढ़ा, चाहे हमने प्लेटो के बारे में पढ़ा, आपका अरस्तु के बारे में हमने पढ़ा और मैकियावेली के बारे में हमने यहाँ पे जाना। ठीक है, तो उसी क्रम में जो अगला विचारक है वो थॉमस हॉब्स है। तो जैसे हमको पता है कि प्लेटो और जो अरस्तु की जो विचार है वो आदर्शवादी विचार है, आइडियलिस्टिक विचार है, मतलब वो नैतिकता पर आधारित थे, वो धर्म पर आधारित थे, वो परंपराओं पर आधारित थे, है ना। तो उनका जो चिंतन है वो नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, प्लेटो और अरस्तु का। ठीक है, अब मैकियावेली जो है, मैकियावेली कोई बहुत बड़ा विचारक तो नहीं था, लेकिन मैकियावेली एक इतिहासकार था। तो उसने उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ही अपनी जितनी भी बातें बताई वो मैकियावेली का चिंतन कहलाता है। तो जो थॉमस हॉब्स है, थॉमस हॉब्स एक बहुत बड़ा विचारक था और बेसिकली जो थॉमस हॉब्स है वो एक भौतिक शास्त्री था। थॉमस हॉब्स ने जो अपने जितने भी विचार रखे उसने वो सब जो है गैलीलियो की भौतिकी और यूक्लिड की ज्यामिति को मद्देनजर रखते हुए अपने विचार दिए। मीन्स हॉब्स ने ये बताया, हॉब्स ये मानता था कि जो मानव है, जो मनुष्य है, वो एक बहुत स्वार्थी है। मीन्स मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जो है किसी भी कार्य को क्या करता, संपन्न करता है। चाहे कोई भी सामाजिक संबंधों की स्थापना करता है या किसी भी चीज़ को अगर समाज में कोई भी कार्य करता है तो व्यक्ति जो है वो अपने स्वार्थों को और अपने निजी हितों को ध्यान में रखता है। तो इसलिए उसने कहा कि जो है व्यक्ति क्या है, बहुत स्वार्थी है। हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी व लालची माना, है ना। वो गैलीलियो की भौतिकी, यूक्लिड की ज्यामिति द्वारा मानव व्यवहार की व्याख्या की। ठीक है, मीन्स हॉब्स ये मानता था कि जिस प्रकार वो भौतिकी के नियमों पे, मीन्स जो प्राकृतिक जो नियम है, ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा क्या करता था, विश्वास करता था। ठीक है, वो किसी धर्म पे या किसी धार्मिक मान्यताओं के आधार पे उसने अपना चिंतन नहीं दिया। ठीक है, उसने यथार्थ पे जो अपना चिंतन दिया या जो वास्तविक जो है, जो वास्तविक प्रकृति है व्यक्ति की, उसके आधार पे उसने अपना सारा संपूर्ण चिंतन लिखा। ठीक है, तो हॉब्स का ये कहना था कि उसने सबसे बड़ा आधार बनाया यूक्लिड की ज्यामिति को। तो हॉब्स ये मानता था कि जो कोई भी चीज़ है वो कोई नैतिक मान्यताओं पे या धार्मिक अधिमानताओं पे आधारित नहीं होते हैं। व्यक्ति का जो व्यवहार है वो नैतिकतापूर्ण नहीं है या जो धार्मिक अधिमानताओं से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, उसने ये माना कि जिस प्रकार जो है प्रकृति के नियम जो है संचालित होते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य अगर हम बोलते हैं कि जो पृथ्वी है वो गतिमान है और सूर्य क्या है, स्थिर रहता है। तो हॉब्स ये मानता था कि अगर ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, एक वैज्ञानिक सत्य है, ठीक है, तो अगर पृथ्वी घूमती है तो इसका मतलब उसने कहा कि गैलीलियो जो नियम दिए हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के, तो इसका मतलब जो है पूरा जो चिंतन है वो क्या है, एक विज्ञान है ना। तो इसमें जो है कोई नैतिकता का कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा हॉब्स ने कहा।
और दूसरा उसने कहा कि जो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो एक एटोमिस्टिक व्यवहार है। मीन्स एक व्यक्ति जो होता है, समाज जो होता है वो एटम की तरह है। जिस प्रकार बहुत सारे एटम्स होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं, एक दूसरे से अप्रभावित रहते हैं। तो उसी प्रकार उसने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है वो भी क्या है, एटोमिस्टिक है। उसने जो समाज को क्या बताया, एटोमिस्टिक सोसाइटी बताया, ठीक है। और उसने कहा कि जिस प्रकार जैसे ज्यामिति का उसने सहारा क्यों लिया, उसने कहा कि जिस प्रकार ज्यामिति के नियमों को बदलना संभव नहीं है। ज्यामिति के नियमों को बदलना क्यों संभव नहीं है? जैसे मैं कहता हूं कि त्रिभुज का जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। उसने कहा जिस प्रकार इस नियम को बदलना असंभव है, जिस प्रकार ज्यामिति के अनुसार इस नियम को बदलना ही असंभव है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 360 होता है, उसी प्रकार मनुष्य के व्यवहार को बदलना भी ज्यामिति के नियमों को बदलने के समान है। जिस प्रकार ज्यामिति के नियम नहीं बदले जा सकते हैं, उसी प्रकार मानव का व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसने जो व्यक्ति को क्या माना, यंत्रवत माना। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, उसने कहा कि उसने व्यक्ति को क्या माना, यंत्रवत, है ना। और यंत्रवत क्यों माना? उसने कहा कि जो व्यक्ति है उसका जो व्यवहार है वो क्या है, एक यंत्र की तरह, यंत्र की तरह। इसके लिए उसने किसका उदाहरण दिया, घड़ी का उदाहरण दिया, ठीक है, घड़ी का उदाहरण दिया, ठीक है। क्यों दिया और क्यों ऐसा कहा, यंत्रवत क्यों माना? क्योंकि उसने कहा कि जिस प्रकार छोटे छोटे पार्ट से मिलकर, छोटे छोटे जो है पार्ट से मिलकर एक किसी भी यंत्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार व्यक्तियों से मिलकर क्या होता है, राज्य का निर्माण होता है, देश का निर्माण होता है ना, पूरे साम्राज्य का क्या होता है, प्रांत का निर्माण होता है, ऐसा उसने कहा, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या कहा कि पूरा जो समाज है क्या है, यंत्रवत है, ठीक है। एक जो है यंत्र की तरह क्या करता है, कार्य करता है। जिस प्रकार जो है व्यक्ति होते हैं और उनसे जिस प्रकार छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर एक बड़े मशीन को बनाते हैं, बड़े यंत्र को बनाते हैं, उसी प्रकार सभी व्यक्ति मिलकर क्या बनाते हैं, एक राज्य की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। इसलिए उसने उसने मानव व्यवहार को क्या माना, यंत्रवत माना। और दूसरा उसने कहा कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है, या जो पूरी जो पूरा जो समाज है, पूरा जो राज्य है, वो भौतिकी के नियमों के आधार पर क्या होता है, चलता है, ठीक है। इसमें कोई नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, इसमें कोई धार्मिक अधिमानताओं का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो उसके जो पूरे सिद्धांत को क्या बोला जाता है, प्लेटो के सिद्धांत, हॉब्स के सिद्धांत को क्या बोला जाता है, यांत्रिक भौतिकवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यांत्रिक भौतिकवाद। तो यांत्रिक भौतिकवाद का जो प्रणेता था वो कौन था, हॉब्स था। यांत्रिक भौतिकवाद, ये सिद्धांत किसने दिया, हॉब्स ने दिया, ठीक है, यांत्रिक भौतिकवाद, है ना। हाँ, तो यांत्रिक भौतिकवाद का प्रणेता कौन था, हॉब्स था। और क्यों था, मैंने आपको बता दिया। उसने व्यक्ति के व्यवहार को या पूरे समाज को यंत्र की तरह माना, और उसने कहा कि ये पूरा समाज है वो एक जो है प्रकृति के नियमों के अनुसार क्या होता है, संचालित होता है, भौतिकी के नियमों के अनुसार क्या होता है, संचालित होता है। तो इसमें किसी रूढ़िवादिता का कोई स्थान नहीं है। हॉब्स मुख्यतः जो रूढ़िवादिता है, जो परंपराएं हैं, जो धार्मिक अधिमान्यताएं हैं, जो धार्मिक अंधविश्वास हैं, उनका क्या था, विरोधी था, ठीक है। और हॉब्स का जन्म उस समय हुआ जिसमें इंग्लैंड में क्या चल रहा था, बहुत बड़ा गृहयुद्ध चल रहा था, ठीक है। तो जब गृहयुद्ध चल रहा था तो उस समय वहाँ का जो पूरा जो समाज था, ठीक है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप चर्च की सत्ता को दो वर्गों में बांट दिया गया। एक था प्रोटेस्टेंट, एक था कैथोलिक। जो पूरा जो वहाँ का जो चर्च था, जो पूरा जो धर्म का जो केंद्र था, वो दो भागों में बढ़ गया। उसके जो व्यक्ति हैं या लोग हैं, लोगों में दो प्रकार की भावनाओं का क्या हो गया, विकास हो गया। दो प्रकार की भावनाएं वहाँ पे पनप गई। एक जो भावनात्मक लोग थे, जो कुछ अलग मानते थे, वो कहलाए प्रोटेस्टेंट, और दूसरे क्या कहलाए, कैथोलिक कहलाए। मीन चर्च दो भागों में बढ़ गया। अब जो प्रोटेस्टेंट थे वो चर्च वो राजा की निरंकुश सत्ता के विरोधी थे। जो प्रोटेस्टेंट थे वो क्या थे, चर्च वो राजा की निरंकुश सत्ता के विरोधी थे, ठीक है। मतलब ये मानते थे कि जो है राजा जो है क्या है, मतलब ऐसा कुछ, मतलब राजा को ऐसे कोई विशेषाधिकार नहीं है, ठीक है, कि वो क्या कर पाए, धार्मिक आधार पे लोगों का क्या कर पाए, शोषण कर पाए, या लोगों को क्या कर पाए, किसी कार्य को करने के लिए क्या कर पाए, मजबूर कर पाए। क्योंकि वहाँ उस समय तात्कालिक परिस्थितियाँ इतनी विषम थी कि लोगों को बाइबल पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। केवल पादरी ही क्या पढ़ सकता था, बाइबल पढ़ सकता था, ठीक है। तो हॉब्स ने क्या कहा, हॉब्स ने ये कहा कि भाई ऐसा क्यों, बाइबल तो हम भी पढ़ सकते हैं, है ना, बाइबल पढ़ने का अधिकार सभी को होना चाहिए, ठीक है, ये राजा का कोई विशेषाधिकार नहीं है। तो उसने राजा की सत्ता की क्या किया, विरोध किया। और चर्च और राजा की निरंकुश सत्ता के जो विरोधी थे वो कहलाए प्रोटेस्टेंट, और जो राजा की सत्ता के समर्थक थे और जो धार्मिक जो रूढ़िवादी लोग थे या मध्यम वर्ग था, ठीक है, वो कहलाए कैथोलिक। तो वहाँ पर जो चर्च है वो दो भागों में बढ़ गया था, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वर्गों में। और जो आपका हॉब्स था वो प्रोटेस्टेंट वर्ग का क्या था, समर्थक था वहाँ पे,
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, हॉब्स ने यांत्रिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। तो एक बार इन चीजों को हम देख लेते हैं। तो जन्म उसका कहाँ हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध के समय हुआ, जिससे क्या कहा जाता है? प्यूरिटन क्रांति भी कहा जाता है उस समय। ठीक है, अब मैं और भाई जुड़वा संतानें हैं, ऐसा किसने कहा? हॉब्स ने कहा। अब क्यों कहा मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जिस समय स्पेन ने इंग्लैंड पे आक्रमण किया तो उसी समय, लगभग उसी पीरियड में हॉब्स का जन्म भी हुआ। ठीक है, और जन्म ऐसा हुआ कि उस समय एक भय का माहौल था इंग्लैंड में, बहुत ज़्यादा जो है अराजकता की स्थिति थी, बहुत ज़्यादा जो है तनाव की स्थिति वहाँ पे थी उस समय इंग्लैंड में। तो उसी समय हॉब्स का जन्म हुआ और उस भय की परिस्थितियों में हॉब्स का जन्म हुआ। तो हॉब्स ये मानता है कि मैं और भाई जुड़वा संतानें हैं, मीन्स मेरा जो जन्म हुआ वो भय के साथ ही हुआ। मीन्स उस अराजकता की स्थिति में, उस गृह युद्ध के समय या उस बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में, बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति में मेरा जन्म हुआ। तो हॉब्स कहता है कि मैं और भाई जुड़वा संतानें हैं। ठीक है, हॉब्स ने यांत्रिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी व लालची माना। वो गैलीलियो की भौतिकी व यूक्लिड की ज्यामिति द्वारा मानव व्यवहार की क्या की व्याख्या की। मैं आपको इसकी चर्चा कर चुका हूं। ठीक है, क्यों ऐसा उसने कहा, यांत्रिक भौतिकवाद का सिद्धांत उसने कैसे दिया और क्यों दिया। ठीक है, ये भी हम सारी इसमें चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब जो इसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हॉब्स के बारे में, क्योंकि जो हॉब्स था वो ये मानता था कि हॉब्स ने ये कहा कि उसने सबसे बड़ा जो एक समर्थन दिया, ठीक है, वो किसको दिया? संप्रभुता को। ठीक है, ये हमको याद रखना है। ठीक है, हॉब्स ने जो सबसे बड़ा समर्थन किसको दिया? संप्रभुता को उसने समर्थन दिया। ठीक है, तो आपने अगर ये उतारा नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके दोबारा से भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे जो हॉब्स के बारे में हमने जानना है, देखिए सबसे बड़ी चीज है, बोदा एक बहुत बड़े विचारक थे। बोडीन भी इसको कहा जाता है, बोदा। इसका इंग्लिश जो कन्वर्जेशन है, जो इसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो है बोडीन। ठीक है, तो वो जो बोदा है, जो संप्रभुता के जो जनक हैं वो कौन है? बोदा। है ना, संप्रभुता के जनक कौन है? बोदा है। तो बोदा ने क्या कहा था? संप्रभुता का जो सिद्धांत था वो दिया था। अब संप्रभुता क्या है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए संप्रभुता जो शब्द है, संप्रभुता को बोलते हैं सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रभु। प्रभु मीन्स, प्रभु का क्या मतलब है? प्रभु का मतलब है ईश्वर। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब क्या है कि जो है हॉब्स ने ये माना कि या बोडीन ने ये माना कि जो राजा है, ठीक है, तो या जो राज्य का जो शासक है, ठीक है, वो पूर्ण क्या होता है? संप्रभु होता है। संप्रभु मतलब उसका जो आदेश है वो क्या होगा? सभी पे क्या होगा? मान्य होगा। चाहे राजा कुछ भी बोले, चाहे राजा का कोई भी आदेश हो, कोई भी राजा का वक्तव्य हो, कोई भी राजा की बात हो, वो क्या होगी? मान्य होगी और सभी पर क्या होगी? लागू होगी। उसको कहा जाता है संप्रभु। मीन्स प्रभु मीन्स ईश्वर, क्योंकि ईश्वर अगर कुछ भी हमसे अपने जो है कोई भी अगर व्यक्तियों को या कोई भी जो पूरा जो संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, तो इसमें ईश्वर का नियम क्या होता है? समान रूप से क्या होता है? लागू होता है। तो उसने कहा कि जो राजा है, राजा भी एक प्रकार का क्या है? संप्रभु है। मीन्स संप्रभु सत्ता का या संप्रभुता का इसने क्या किया? समर्थन किया। किसने? हॉब्स ने। पर ये विचार दिया किसने था? संप्रभुता शब्द के जनक कौन है? बोडीन है। ठीक है, बोदा। लेकिन जो संप्रभुता के विचार पर देखिए प्रत्येक व्यक्ति, ये हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है, वी आर
सोवरेन कंट्री, हम क्या है, एक संप्रभुता संपन्न क्या है, गणराज्य है। ठीक है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो संप्रभुता का मतलब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में क्या है, संप्रभु है। संप्रभु मीन्स हमारा अपने शरीर पे क्या है, पूर्ण नियंत्रण है। हम अपने इच्छा के अनुसार अपने क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, हमारे ऊपर कोई वाही नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम अपने शरीर के ऊपर क्या है, संप्रभु हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हॉब्स ने क्या कहा, हॉब्स ने ये कहा कि जो मानव का जो व्यवहार है वो एटोमिस्टिक है ना। तो एटोमिस्टिक है तो जिस प्रकार जो है एटम्स को जो है एक दूसरे जुड़े रहते हैं पर उनका आपस में एक दूसरे कोई संबंध नहीं होता है, तो उसी प्रकार जो है मानव का व्यवहार भी बहुत स्वार्थी है, बहुत लालची है। तो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी एक संप्रभु शक्ति की क्या है, जरूरत है। ठीक है, ये जरूरत जो है होनी चाहिए, ये जरूरत होती है। जैसे ये ऐसा किसने कहा, हॉब्स ने कहा। ठीक है, तो उसने कहा कि जो व्यक्ति हैं अगर जो है उनको नियंत्रित नहीं किया जाएगा, कि समाज को अगर नियंत्रित नहीं किया जाएगा, वहाँ पे कोई नियंत्रणकारी शक्ति अगर नहीं होगी, कोई संप्रभु शक्ति अगर वहाँ पे नहीं होगी, तो वहाँ पे कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अराजकता की। ठीक है, ऐसा कहा उसने, किसने, हॉब्स ने कहा। ठीक है, और वास्तव में हो भी जाएगी, क्योंकि किसी भी मतलब व्यक्तियों के व्यवहार को बदल पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति स्वार्थी है और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो दूसरे व्यक्ति से टकराएगा, दूसरे व्यक्ति के हितों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, तो अगर वहाँ पे हमको राज्य में एक सुनिश्चित व्यवस्था बनानी है तो वहाँ पर एक क्या होनी चाहिए, एक संप्रभु शक्ति का होना क्या है, अनिवार्य है। तो हॉब्स इस विचार का समर्थक था कि हॉब्स ने क्या कहा, कि हॉब्स ने कहा कि जो राज्य के जो व्यक्ति हैं, राज्य के जो नागरिक हैं, वो आपस में एक क्या कर लें, एक समझौता कर लें। ठीक है, और एक समझौता करें और पूरे राज्य की जो शक्ति है वो एक संप्रभु शासक को दे दी जाए। ठीक है, और संप्रभु शासक को दे दी जाए ताकि वो संप्रभु शासक क्या करेगा, उस पूरे राज्य पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। ठीक है, अब संप्रभु शासक को क्यों दे दी जाए, क्योंकि अगर व्यक्तियों के हित आपस में टकराएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हित टकराएंगे तो निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, है ना, एक दूसरे से जो है लड़ाइयाँ होंगी, युद्ध होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ और राज्य में कैसी स्थिति हो जाएगी, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि मत्स्य न्याय की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, जिसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय, ये ऐसा हॉब्स बोलता है। ठीक है, और जब मत्स्य न्याय की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती है तो यही स्थिति कहलाती है प्राकृतिक अवस्था की स्थिति। मीन्स व्यक्ति प्रारंभ में जो पूरी जो सोसाइटी थी, पूरा जो समाज था, वो एक प्राकृतिक अवस्था में था। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में था। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है, यही क्या है, मत्स्य न्याय की स्थिति, यही क्या अराजकता की स्थिति भी है। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था की स्थिति है, इसी को जो हॉब्स कहता है, हॉब्स इस प्राकृतिक अवस्था की स्थिति को क्या कहता है, हॉब्स इसको कहता है लेवियाथन। क्या कहता है, लेवियाथन। ठीक है, और लेवियाथन का क्या अर्थ है, दैत्याकार जल जंतु। ये कभी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि लेवियाथन का क्या अर्थ है। ठीक है, 4 विकल्प आपको दिए रहेंगे। ठीक है, तो लेवियाथन का क्या अर्थ है, दैत्याकार जल जंतु। मीन्स हॉब्स ने कहा कि जो व्यक्ति है प्राकृतिक अवस्था की स्थिति में या जिस समय समाज में कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं हो, कोई संप्रभु शक्ति नहीं हो, तो उस समय जो समाज है वो एक लेवियाथन की स्थिति में होता है, एक दैत्याकार जल जंतु की स्थिति में होता है, जिसमें एक अराजकता की स्थिति होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपनी संपत्ति के संचय के लिए या अपने जो है अपने परिवार को और उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने के लिए अपने ही हितों का ध्यान रखता है और दूसरे व्यक्ति का क्या करता जाता है, अहित करता जाता है, और एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें जो सक्षम वर्ग है, जो क्या कहते हैं, जो आपका सक्षम वर्ग है या जो धनाढ़ वर्ग है या जो संपत्ति संपन्न वर्ग है या जो पूंजीपति वर्ग है, वो जो है समाज के दबे कुचले लोगों का या गरीब लोगों का या कमजोर व्यक्तियों क्या करता है, शोषण करता है। तो इस शोषणकारी स्थिति को, इस अराजकता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हॉब्स ने कहा कि राज्य के जो व्यक्ति हैं उनको आपस में क्या कर लेना चाहिए, एक समझौता कर लेना चाहिए, और वो जो समझौता होगा, ठीक है, उस मतलब एक ऐसा समझौता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति दूसरे के हितों को प्रभावित नहीं करेगा, और वो जो उस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जो शक्ति है वो किसी एक शासक को, एक संप्रभु शासक को सौंप देनी
चाहिए, ठीक है, ताकि अगर किसी भी व्यक्ति के हित दूसरे व्यक्ति से टकराते हैं तो वहाँ पे जो संप्रभु है, जो राज्य का शासक है, जिसको संप्रभुता की शक्ति दी गई है, वो वहाँ पर क्या करे, अपना क्या करेगा, वहाँ पर अपना हस्तक्षेप करेगा और राज्य की जो स्थिति है उसको क्या करेगा, सुव्यवस्थित रूप से चलाने में क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, यही हॉब्स का मुख्य विचार है। ठीक है, तो हॉब्स किसका समर्थक है, पूर्ण संप्रभुता का। किसका, पूर्ण संप्रभुता। ठीक है, हॉब्स किसका समर्थक है, पूर्ण संप्रभुता का समर्थक है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं निरंकुश संप्रभुता। या इसी को हम कहते हैं निरंकुश शासक, निरंकुश राजा। निरंकुश शासक मीन्स हॉब्स कहता है कि हॉब्स किसका समर्थक है, पूर्ण संप्रभुता का समर्थक है, या निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है, या निरंकुश शासक का समर्थक है। मतलब वो ये कहता है कि वहाँ पे राजा को राज्य को नियंत्रित करने के लिए सारी शक्तियाँ किसको सौंप दी जाएं, राजा को सौंप दी जाएं, और व्यक्ति जो राज्य के हैं, है ना, ये समाज के जो व्यक्ति हैं वो आपस में क्या कर लें, एक समझौता कर लें, एक आपस में एक सामंजस्य बिठा लें, और उस सामंजस्य के आधार पर वो शक्ति किसको सौंप दें, राजा को सौंप दे, संप्रभु शासक को सौंप दे, और वो संप्रभु शासक ही पूर्ण रूप से चाहे वो जो भी निर्णय ले राज्य के हित में, वो फिर निर्णय लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन शर्त यह है कि जो है जो इसका जो पूरा सार है हॉब्स के दर्शन का, वो ये है कि संप्रभु शासक, ऐसा नहीं कि संप्रभु शासक व्यक्तियों के निजी जीवन में कोई इंटरफेयर करेगा या कोई हस्तक्षेप करेगा, है ना। चाहे व्यक्ति अपना कोई व्यवसाय करना चाहे, या कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में भ्रमण करना चाहे, एक स्थान कहीं निवास करना चाहे, तो उसमें संप्रभु शासक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। संप्रभु शासक तभी हस्तक्षेप करेगा जब व्यक्तियों के हित क्या होंगे, प्रभावित होंगे, जब व्यक्ति आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, और जब अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी तो वहाँ पे संप्रभु शासक क्या करेगा, अपनी शक्ति को क्या करेगा, प्रयोग करेगा, और राज्य के जो अस्तित्व को बनाए रखने में क्या करेगा, मदद करेगा या सहायता करेगा। ये हॉब्स का मुख्य विचार है कि हॉब्स क्या है, निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप्रभुता शब्द के जनक कौन है, वो है बोडीन। ये हम लिखेंगे वहाँ पे। अगर हमारा आता है कि संप्रभुता शब्द का जनक कौन है, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, बुधा होना चाहिए, बोडीन होना चाहिए। और निरंकुश संप्रभुता का समर्थक कौन है, या का जो जनक कौन है, वो है हॉब्स। ठीक है, और लेवियाथन जो हॉब्स का एक बहुत बड़ी जो हॉब्स की एक पुस्तक है लेवियाथन। ठीक है, तो लेवियाथन का अर्थ क्या है, दैत्याकार जलजंतु। ठीक है, ये हमको याद रखना है, ये हमको ध्यान रखना है, ये आप समझ रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद जो आगे की चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर भी हम जो है वन बाय वन यहाँ पर हम जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब जो लियो स्ट्रॉस है, कौन है, लियो स्ट्रॉस एक विचारक हैं। लियो स्ट्रॉस। ठीक है, तो लियो स्ट्रॉस ने क्या कहा, लियो स्ट्रॉस ने जो है हॉब्स को वैज्ञानिक राजनीति का जनक कहा। किसका, वैज्ञानिक राजनीति का जनक। ठीक है, किसने कहा, लियो स्ट्रॉस ने। ठीक है, लियो स्ट्रॉस ने हॉब्स को क्या कहा, जो है वैज्ञानिक राजनीति का जनक कहा। ठीक है, और जोसेफ वायलातो भी एक विचारक हैं। इसको आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे जो है इसमें जो है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जोसेफ वायलातो ने हॉब्स को सर्वाधिकारवाद का जनक कहा।
सर्वाधिकारवादी विचारक कहा। किसने कहा? जोसेफ वायलातो ने। क्या कहा? सर्वाधिकार का पिता या सर्वाधिकार का जनक भी कहा, या कहा कि जो हॉब्स है वो क्या है? सर्वाधिकारवाद का क्या है? जनक है, या सर्वाधिकारवादी क्या है? विचारक है। ऐसा किसने कहा? जोसेफ वायलातो ने कहा। ठीक है। और जॉन लॉक जो लगभग जो है उसने पूरा जो दर्शन है अपना वो हॉब्स के ही दर्शन को कॉपी किया था। तो जॉन लॉक जिसका हॉब्स कहता है कि जब राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जब राज्य में मार्क्स न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, व्यक्तियों के हित जहाँ पर टकराने लग जाएंगे और जहाँ पे राज्य में एक अनियंत्रण की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ पे संप्रभु शासक को क्या करना पड़ेगा? अपना हस्तक्षेप करना पड़ेगा और राज्य में एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। तो इसका जो है जॉन लॉक ने क्या किया? खंडन किया। यहाँ पे जॉन लॉक ने कहा ये तो एक उसी तरीके का विचार हो गया जिस तरीके से शेर और जो है बिल्लियों से डरने के लिए जो है राज्य या व्यक्ति कहाँ जाएंगे? शेर की शरण में जाएंगे या शेर की गुफा में जाएंगे। ठीक है। ऐसा किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा कि जो है हॉब्स का विचार यह बताता है कि जो राज्य की जो व्यक्ति हैं, राज्य की जो प्रजा है, वो शियार और बिल्लियों के डर से शेर की गुफा में अपनी रक्षा के लिए जाएगी, है ना। यानी कि एक निरंकुश राजा की शरण में क्या करेगी? जाएगी। और वहाँ पर निरंकुश राजा जो है अपने मनमाने ढंग से कोई भी क्या देगा? निर्णय देगा या राज्य की स्थिति को जिस भी प्रकार से वो नियंत्रित करेगा। तो कहीं ना कहीं वो निरंकुश संप्रभुता जो है उसने क्या किया? खंडन किया। किसने? जॉन लॉक ने। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद भी करना है। ऐसा किस विचारक ने कहा? किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा। जॉन लॉक का विचार क्या है? जॉन लॉक ने कहा कि हॉब्स का विचार यह प्रदर्शित करता है कि राज्य के व्यक्ति शियारों व लोमड़ी के डर से बचने के लिए शेर की गुफा में जाएंगे। ये विचार किसका है? जॉन लॉक। जॉन लॉक ने ऐसा कहा। ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो हॉब्स की जो आपकी रचनाएं हैं, है ना, हॉब्स की जो मुख्य रचनाएं हैं उस पर हम थोड़ा यहाँ पे चर्चा करेंगे। हाँ, अब है हॉब्स की रचनाएं। ये पुस्तकें। पहली जो पुस्तक है हॉब्स की वो है लेवियाथन। लेवियाथन। ठीक है। ये कब जो है प्रकाशित हुई? 1691 में, हॉब्स की मृत्यु के बाद। ठीक है। दूसरी है डी कार्पोरे। डी होमिने।
डी सीवे और फिलोसॉफिकल रूडिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है, हॉब्स की रचनाएं हैं, ठीक है, जो मुख्य रूप से पूछी जाती हैं, क्योंकि हॉब्स की जो मृत्यु हो चुकी थी वो 1679 में हो चुकी थी, लेकिन जो लेवियाथन है वो बाद में क्या हुई, प्रकाशित हुई। ठीक है, और बाद में प्रकाशित होने का कारण ये है कि उस समय हॉब्स को राजा का बहुत भय था, क्योंकि वहाँ पे जितना भी परिवर्तन वहाँ पर किया गया, ठीक है, वो जो है परिवर्तन किसकी वजह से किया गया, विचारों की वजह से। ठीक है, तो लेकिन उस समय राजा के भय से ये पुस्तकें जो है प्रकाशित नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये हॉब्स की रचना है क्या, लेवियाथन। ये हमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लेवियाथन किसकी रचना है, तो हॉब्स की। और लेवियाथन का अर्थ क्या है मैंने आपको बता दिया, दैत्याकार जल जंतु। ठीक है, डी कार्पोरे, डी होमिने, डी सिवे और फिलोसॉफिकल रूडिमेंट्स, ये हॉब्स की क्या है, मुख्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हॉब्स ने क्या कहा, हॉब्स का एक विचार था कि जो प्रतिज्ञा पत्र सख्त की नींव पर न टिके हों वो कोरे शब्दजाल हैं। ठीक है, जो मनुष्य को सुरक्षा प्रदान करने में सर्वथा क्या है, असमर्थ है, ऐसा उसने लेवियाथन में कहा। क्या कहा कि जो प्रतिज्ञा पत्र सख्त की नींव पर, में उसने कहा कि राजा को है या संप्रभु शासक को राज्य की सारी शक्तियां सौंप दी जाए। ठीक है, और अगर राजा के पास शक्ति ही नहीं होगी तो राजा अपनी जो है शक्ति जो है राज्य में अराजकता की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। तो पूरी शक्ति, निरंकुश शक्ति किसको दे दी जाए, राजा को दे दी जाए। ये इन प्रकार राजा जो है राज्य में क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है। तो इसलिए उसने कहा कि जो प्रतिज्ञा पत्र सख्त की नींव पर न टिके हों वो कोरे शब्दजाल हैं, है ना। किसने कहा, हॉब्स का ये विचार है कि जो प्रतिज्ञा पत्र सख्त की नींव पर न टिके हों वो कोरे शब्दजाल है। और क्यों कहा, मैंने आपको समझा दिया ना। ठीक है, क्यों कहा, क्योंकि अगर राजा के पास शक्ति ही नहीं होगी और राजा के पास कोई संप्रभु शक्ति नहीं होगी तो वास्तव में वो राज्य में अराजकता की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा, वो राज्य में एक आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं कर पाएगा। तो हॉब्स ने कहा कि जो प्रतिज्ञा पत्र सख्त की नींव पर न टिके हों वो कोरे शब्दजाल है। जो प्रतिज्ञा पत्र मीन्स ये आप समझ रहे ना, प्रतिज्ञा पत्र का क्या मतलब है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है, समझौता। मीन्स राज्य के व्यक्तियों के बीच जो समझौता हुआ है, ठीक है, कि जो राज्य की व्यवस्थाओं के लिए पूरी शक्ति जो है निरंकुश शासक को सौंप दी जाए, संप्रभु शासक को सौंप दी जाए, वो क्या है, एक प्रतिज्ञा पत्र है। ठीक है, और हालांकि वो प्रतिज्ञा पत्र कोई लिखित में नहीं था, ठीक है, लेकिन राज्य के व्यक्तियों के बीच एक आपसी सहमति का क्या था, परिणाम था। ठीक है, उसको क्या कहा था, प्रतिज्ञा पत्र। हॉब्स ने क्या कहा कि जो प्रतिज्ञा पत्र शक्ति की नींव पर न टिके हों, वो कोरे शब्दजाल है। ऐसा किसने कहा, हॉब्स ने कहा। और क्यों कहा मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राजा के पास अगर शक्ति ही नहीं होगी, ठीक है, राजा के पास कोई संप्रभु शक्ति नहीं होगी तो फिर राजा जो है राज्य की व्यवस्थाओं को चलाने में, राज्य में शासन व्यवस्था की स्थापना में या व्यक्तियों के आपसी विवादों को निपटाने में जो है समर्थ नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम संप्रभु शक्ति, हमको भारत में संप्रभु शक्ति किस रूप में देखने को मिलती है, राज्य किस रूप में देखने को मिलता है, पुलिस के रूप में, स्वास्थ्य के जो आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके रूप में, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस के रूप में। ठीक है, जैसे आप कहीं बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो राज्य आपको कहाँ दिखाई देता है, संप्रभु शक्ति आपको कहाँ दिखाई देती है। ठीक है, जैसे आपने अगर कहीं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया तो राज्य वहाँ पर आपको दिखाई देगा पुलिस के रूप में। ठीक है, आपका कोई स्वास्थ्य अगर खराब हो रहा है तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए कहीं जा रहे हैं तो राज्य आपको किसके रूप में दिखाई देगा, स्वास्थ्य के रूप में, स्वास्थ्य विभाग के रूप में। ठीक है, तो ये पूरा राज्य है, ठीक है, जो हमको अलग अलग रूप में दिखाई देता है। लेकिन हॉब्स का ये कथन था कि मतलब हॉब्स का जो निरंकुश संप्रभुता है वो इस बात पर जो है
बल देती है कि राज्य तब तक जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा, राज्य तब तक जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक व्यक्तियों की जो अधिकार हैं या व्यक्ति जो आपस में एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न न करें, या जब तक जो है व्यक्ति एक दूसरे का शोषण न करें, एक दूसरे के अधिकारों का हनन न करें, तब तक राज्य क्या रहेगा, मौन रहेगा। तो हॉब्स के जो दर्शन में मुख्य रूप से जो विधि है वो मौन पाई जाती है ना। विधि क्या है, इसमें मौन है। मीन्स राज्य तभी जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, ये संप्रभु शासक तभी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा जब वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होगी। तो विधि क्या है, इसमें मौन है। ठीक है, मीन्स विधि जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र है, अपने कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, अपने व्यवसाय को करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन वहाँ पे संप्रभु शासक या निरंकुश शासक या आपका जो राज्य है वो तभी जो है हस्तक्षेप करेगा जब वहाँ पे कोई ऐसी जो है अवांछनीय स्थिति क्या होगी, उत्पन्न होगी। ठीक है, तो हॉब्स यहाँ पे कहता है, हॉब्स का एक कथन और है कि हॉब्स कहता है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो है परेशान कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उसके अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है, अपनी पूंजी संचय के लिए, अपनी संपत्ति की संचय के लिए दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हॉब्स कहता है कि वहाँ पे राज्य को क्या करना पड़ेगा, अपना हस्तक्षेप करना पड़ेगा, वहाँ पे जो है शासक को अपना हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हॉब्स कहता है कि मेरे ऊपर अगर बल प्रयोग हो और मैं बल प्रयोग न करूँ तो ऐसा जो है प्रतिज्ञा पत्र क्या होगा, सर्वथा क्या होगा, निरर्थक होगा, है ना। ऐसा हॉब्स ने कहा है। ठीक है, तो ये विचार किसने कहा है, ये हॉब्स ने कहा है कि यदि मेरे ऊपर क्या हो, बल प्रयोग हो और मैं बल प्रयोग न करूं तो ऐसा जो प्रतिज्ञा पत्र है वो क्या होगा, निरर्थक होगा। तो ऐसी स्थिति में जो निरंकुश शासक है, जो संप्रभु शासक है, उसको क्या किया जा सकता है, वापस बुलाया जा सकता है ना। और संप्रभु शासक के जो अधिकार हैं वहाँ पे उसको शक्ति दी गई है, उनको समाप्त किया जा सकता है। यानी कि राजनीतिक सत्ता के विधि सम्मत विरोध का अधिकार क्या देता है, मान्यता देता है। कौन, हॉब्स क्या देता है, राजनीतिक सत्ता के विधि सम्मत विरोध के अधिकार क्या देता है, मान्यता देता है। ठीक है, ये आपने अगर उतार लिया हो तो आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं, है ना। ठीक है, हॉब्स का जो महत्वपूर्ण एक विचार और है, उसने कहा कि यदि मेरे ऊपर बल प्रयोग हो वो मैं बल प्रयोग न करूं तो ऐसा प्रतिज्ञा पत्र सर्वथा निरर्थक होगा। ऐसा किसका कहना था, हॉब्स का कहना था। यानी कि हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता के विधि सम्मत विरोध का समर्थन किया। ठीक है, ये हॉब्स का बहुत मुख्य विचार है। उसने क्या कहा कि जो है यदि मेरे ऊपर बल प्रयोग हो और मैं बल प्रयोग न करूं तो ऐसा प्रतिज्ञा पत्र सर्वथा क्या होगा, निरर्थक होगा। यानी कि हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता के विधि सम्मत विरोध का क्या किया, समर्थन किया। वो हॉब्स का ये मानना था कि
यदि जो है राजा जो है इस प्रकार की स्थिति राज्य में उत्पन्न कर दे कि राज्य के जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर ही बल प्रयोग होने लगे और उनके जीवन जो है खतरे में पड़ जाए, उनके जीवन की सुरक्षा करने के लिए कोई वहाँ पर ना हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है राज्य के जो नागरिक हैं या राज्य के व्यक्ति हैं वो उस संप्रभु शासक को वापस बुला सकते हैं या उसको उसकी सत्ता से क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं। तो एक ही स्थिति ऐसी है जहाँ पर हॉब्स ने कहा था कि संप्रभु शासक को वापस बुलाया जा सकता है, ठीक है, कब, जब राज्य के व्यक्तियों पर ही क्या होने लग जाए, बहुत अत्याचार होने लग जाए राजा के द्वारा या निरंकुश शासक के द्वारा या संप्रभु शासक के द्वारा। तो वहाँ पे जो राज्य के नागरिक हैं, राज्य के जो व्यक्ति हैं, वो संप्रभु शासक को क्या कर सकते हैं, वापस बुला सकते हैं, या जो उन्होंने एक अनुबंध के माध्यम से, एक सामाजिक समझौते के माध्यम से जो एक संप्रभु शासक को बनाया है उसकी शक्तियों क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, और उसको वापस बुला सकते हैं, जिसे हॉब्स ने कहा कि राजनीतिक सत्ता का विधि सम्मत विरोध, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता का विधि सम्मत विरोध यहाँ पे किया जा सकता है ना, और उस शासक को, संप्रभु शासक को वापस बुलाया जा सकता है। लेकिन एक ही स्थिति होगी कि जब राज्य जो है व्यक्तियों की रक्षा करने में, व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए या जो है क्या हो जाए, फेल हो जाए, ठीक है। और तो इसी को जो मैकफर्सन ने क्या कहा, मैकफर्सन ने जो हॉब्स के विचार को क्या कहा, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद कहा, मैकफर्सन ने, ये आपको याद रखना है। मैकफर्सन एक विचारक थे, ठीक है। मैकफर्सन ने कहा हॉब्स के विचारों को स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद कहा, क्यों कहा, क्योंकि मैकफर्सन ये मानता है कि जो हॉब्स है, हॉब्स कहीं ना कहीं एक व्यक्तिवादी विचारक है जो है पूंजीवाद को और व्यक्तिवाद को क्या करता है, समर्थन देता है। यानी कि व्यक्तियों को एक राज्य में जो है स्वच्छंद रूप से या अनियंत्रित रूप से कार्य करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। तो उसने कहा कि जो है हॉब्स का जो दर्शन है वो क्या है, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद है। पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म भी इसे कहा जाता है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद। बाकी सारी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली यहाँ पे हॉब्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद अगर जो है यहाँ पर आवश्यकता होगी तो हम हॉब्स के ऊपर दूसरा वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अदरवाइज जितनी चीज़ें हमने इसमें बताई हैं ये हॉब्स के ऊपर पर्याप्त हैं, जो किसी भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी जो हम वीडियो मेनली बना रहे हैं वो जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो ही हम यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये आपको आप इसको जो है इन चीज़ों को याद भी करें और इन चीज़ों को जो है समझें और जो है वीडियोस को आप बार बार देखें, ठीक है। तो ये अनुबंध मूलक जो समाज की जो स्थापना है, नागरिक समाज की स्थापना अनुबंध के माध्यम से की जानी चाहिए या की जाती है, परंतु सरकार की स्थापना जो है विश्वास आधारित न्यास के माध्यम से की जाती है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य बिंदु है कि जो नागरिक समाज की जो स्थापना है वो अनुबंध के माध्यम से की जाती है और जो सरकार की स्थापना विश्वास पर आधारित न्यास के माध्यम से की जाती है। परंतु न्यासधारी अपने संस्थापकों का एक सेवक मात्र होता है। यदि वो इसकी अवहेलना करता है तो जो न्यासधारी हैं वो उसे वापस बुला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में अनुबंध किया है और विधि सम्मत विरोध के माध्यम से वो संप्रभु शासक को सत्ता से उतार सकते हैं। ऐसा हॉब्स का विचार है, ठीक है। और मैंने आपको मुख्य बता दिया, उसने जो है अपने विचारों को जो है स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, या जो नागरिक शासन की स्थापना करने के लिए जो विचार दिए, ठीक है, उसमें उसने ज्यामिति का सहारा लिया, ठीक है। उसने कहा कि जिस प्रकार ज्यामिति के नियमों को नहीं बदला जा सकता उसी प्रकार व्यक्ति के व्यवहार को भी बदला नहीं जा सकता। तो उसने यांत्रिक भौतिकवाद की क्या दी, उपमा दी, और उसने जो है उसका जो पूरा दर्शन है वो यांत्रिक भौतिकवाद के ऊपर आधारित है। तो आप जितनी भी चीज़ें हमने इसमें पढ़ाई, ठीक है, आप उनको पूरी वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और उनको समझिएगा टॉपिक्स को, ठीक है। और कहीं अगर आपको डाउट्स है और किस तरह की वीडियो आप चाह रहे हैं, है ना, किस तरह का कंटेंट, और अगर आप इसमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार जो यहाँ पर वीडियो जो है अपलोड यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन जो है यहाँ पर सब्सक्राइबर काउंट नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगता है। देखिए आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए कंसेप्ट क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।